भारत के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा पाकिस्तान कान लगाकर सुनता रहा। उसने भी सुना जिसने पाकिस्तान में बैठकर 1000 सुसाइड बॉम्बर की धमकी दी थी। भारत के आर्मी चीफ ने लोकेशन बता दी, आतंकी कहां हैं, भारत के रडार पर कैसे लॉक्ड हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं, एक नया बखेड़ा पीओके में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसमें वो मोदी के भारत को उलझाना चाहता है, जबकि चीन अपने दल के साथ बीजेपी से मिल रहा है। क्या रणनीति है, क्या बात है, एक साथ कई सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में धूल चाटने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। एक बार फिर से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर भारत के खिलाफ साजिश करने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान अपनी टेरर आर्मी को फिर से एक्टिव कर रहा है, आतंकी कैंप बसा रहा है। मुल्ला मुनीर के पाले हुए आतंकी फिर से भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन भारत की न्यू नॉर्मल पॉलिसी लाउड एंड क्लियर है। अब अगर गलती की तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, agencies, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, MAITI, Railways and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे रखा है। आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का प्रण अटल है, लेकिन बॉर्डर पार मुल्ला मुनीर आतंकी कैंपों को एक्टिव कर रहा है। मुनीर की इस कायराना हरकत और आतंकी कैंपों की हलचल की एक एक डिटेल भारतीय सेना के पास है। जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सारी तैयारी, सारी गीदड़ भभकी धरी की धरी रह गई। अब आसिम मुनीर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड स्थापित कर रहा है। पिछले महीने मुनीर की अगुवाई में एक बैठक हुई जिसमें इसकी मंजूरी दी गई। मुनीर ने पाकिस्तान कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस फोर्स को मंजूरी दी। पाकिस्तान अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले साल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने फोर्स भले ही गठन कर लिया, लेकिन काम अभी तक उस पर शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मंजूरी मिली है। इधर रॉकेट सिस्टम पर भारत की फुल तैयारी है। चंद दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की। पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर रेंज तक सटीक टारगेट हिट कर सकता है। इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा भारत लंबी रेंज वाले रॉकेट की डील कर चुका है।
मिसाइल फोर्स को लेकर भारत की तैयारी कितनी बड़ी है, सेना प्रमुख से आप खुद सुन लीजिए। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। दरअसल मिसाइल फोर्स अलग अलग मिसाइलों का संचालन करती है। फोर्स में 100 से हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइल दुश्मन मुल्क के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होती हैं, जिसमें बिना सैनिकों को सीमा पार भेजे हमले को अंजाम देने की क्षमता होती है। मिसाइल फोर्स दुश्मनों के हमले को पूरी क्षमता से रोकने में सक्षम होती है। भारत जल थल नभ हर मोर्चे पर तैयार है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के पांव कांप रहे हैं। पाकिस्तान के नेता न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी पर उतर आए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एटम धमकी की हवा कैसे निकल गई, सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रिटॉरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जा जमाए शख्सगाम वैली पर अब चीन सड़क बनाकर भारत को आंखें दिखाना चाहता है। चीन ने भारत को घेरने के लिए शख्सगाम वैली पर सड़क और दूसरे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं। चीन अपने इस निर्माण कार्य को सही ठहराने में लगा हुआ है। आखिर चीन शख्सगाम घाटी को लेकर इतना बेचैन क्यों है? क्योंकि शख्सगाम का पूरा इलाका बहुत ही ज्यादा सामरिक महत्व रखता है। चीन यहाँ से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी देशों को आंख दिखा सकता है, जो भारत के लिए टेंशन की बात है। अब आपको बताते हैं कि चीन की मंशा है क्या। शख्सगाम घाटी का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। अहम लोकेशन की वजह से चीन की लालच इस पर बढ़ जाती है, और शख्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। पक्की सड़क और बुनियादी ढांचा बनाने पर चीन को बेहद फायदा होगा। भारत को उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से चुनौती इससे मिल सकती है। भारत इसे चीन का अवैध और जबरन कब्जा बताता रहा है इसको, जबकि चीन शख्सगाम पर अपना दावा करता रहा है। शख्सगाम पर भारत और चीन तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि चीन ये कहेगा कि ये पीओके से निकालकर हमको पाकिस्तान ने दे दिया, और भारत कहेगा कि भाई जब पीओके ही हमारा है तो पीओके का कोई हिस्सा तुमको पाकिस्तान कैसे दे सकता है। जबकि शख्सगाम घाटी भारत का ही हिस्सा है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि शख्सगाम हमारा है, हमारा ही रहेगा। भारत ने चीन की इस चालाकी पर जोरदार पलटवार किया है। India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. विदेश मंत्रालय पहले ही चीन पाकिस्तान की डील को अवैध बता चुका है। आखिर सामरिक दृष्टिकोण से शख्सगाम वैली भारत के लिए कितना जरूरी है, जरा ये समझ लीजिए। शख्सगाम वैली उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से लगा हुआ है, और पीओके के उत्तरी और पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। शख्सगाम घाटी काराकोरम पर्वतमाला के उत्तरी इलाके में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 14,000 से 15,000 फीट है। यहां से निकली शख्सगाम नदी यारकंद नदी में मिल जाती है, जो चीन के लिए सामरिक लिहाज से काफी अहम है। और
तारिम बेसिन तक ये नदी जाती है और इसी वजह से चीन इसे पश्चिमी मोर्चे की सुरक्षा के रूप में देखता है। शक्सगाम सियाचिन ग्लेशियर और साल्ट्रो रीज के उत्तर में है। चीनी सेना का प्रभुत्व सीधे तौर पर सियाचिन की सुरक्षा में दखल के तौर पर होगा और इसीलिए भारत को पता है कि इस इलाके को छोड़ने का मतलब होगा, इस इलाके को गंवाने का मतलब होगा कि सीधे सीधे चीन को मौका देना, पाकिस्तान को मौका देना। एक तरफ चीन के साथ शक्सगाम वैली को लेकर तकरार तेज हो रही है, दूसरी तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक की तस्वीरों को कांग्रेस शेयर कर सवाल पूछ रही है। बैठक में बीजेपी नेता विजय चौथाईवाले, अरुण सिंह और नकुल भारद्वाज शामिल थे। अब कांग्रेस पूछ रही है, आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच कौन सा गुप्त समझौता हो रहा है? कांग्रेस ने शक्सगाम वैली पर चीनी विदेश मंत्रालय के उस पोस्ट के जरिए भी सवाल पूछे हैं, जिसमें चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शक्सगाम घाटी को चीन का इलाका बता रही हैं, वहीं वहां हो रहे निर्माण को सही भी बता रही हैं। आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया, उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है, क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं, छवि के अलावा भी कुछ गंवा चुके हैं। झुका हुआ प्रधानमंत्री ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। चीन के डेलीगेशन से बीजेपी नेताओं की मुलाकात कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन एलएसी को लेकर भारत का रुख एकदम साफ है। चाहे डोकलाम हो या गलवान या फिर शक्सगाम, इन इलाकों पर चीन ने निगाह डाली तो जवाब गलवान जैसा ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए बात ऑपरेशन आगरा की करते हैं। सबके सब पूछ रहे थे कि इतने दिन से ऑपरेशन चल रहा है, कितने बांग्लादेशी पकड़ लिए? बताओ तो। आज जवाब मिल गया। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने पहला बड़ा सख्त एक्शन लिया है। ऑपरेशन आगरा में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। आगरा से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी जो है वापस भेजे गए हैं, जिसमें 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 10 नाबालिग शामिल बताए जा रहे हैं, जो बिना वैध दस्तावेज के आगरा में रह रहे थे। ये बांग्लादेशी थे जिन्हें वापस भेजा गया। ये सभी लोग अवैध दस्तावेज के जरिए आगरा में रह रहे थे, लेकिन आज इन्हें देश से बाहर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 नहीं, 50 नहीं, 75 भी नहीं, ट्रंप ने भारत पर 575% टैरिफ लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली। पहले रूसी तेल के नाम पर और अब ईरान से ट्रेड करने पर ट्रंप ने तय किया हुआ है कि वो नहीं झुकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिस्टर प्रेसिडेंट को मात देने का पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है। 13 दिन बाद, ठीक 13 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को मोदी के 2 धुरंधर सीधे यूरोप से आ रहे हैं। ऑपरेशन 27 से ट्रंप का सारा प्लान फेल करने की घड़ी नजदीक है। क्या है ये ऑपरेशन 27 और यूरोप से कौन आ रहा है? देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तो क्या अब ट्रंप पूरी तरह से घिर गए हैं? चारों ओर से घिर गए हैं। क्या अब ट्रंप के पास अपने ही बनाए टैरिफ चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है? अमेरिका के विरोधी और कट्टर होते जा रहे हैं और साथी भी अब विरोधी बनते जा रहे हैं। ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ थोपने की धमकी दी है। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी वो पहले ही दे चुके हैं। ट्रंप के सो कॉल्ड टैरिफ वॉर पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुना सकती है। वेनेजुएला से मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
ट्रंप ने नेटो के लिए कहा कि अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है, जीरो है। इस बयान से यूरोप के देश ट्रंप से बिफर गए हैं। मैक्रोन से मेलोनी तक और क्यूबा से डेनमार्क तक सब के सब ट्रंप से चिढ़े हुए हैं। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी, उनकी धमकियां और ग्लोबल डिप्लोमेसी के मंच पर उनकी अधीरता देखकर सिर पीट रहे हैं। किसी के पास ट्रंप की नीतियों की कोई काट नहीं है, पर भारत ने इस आपदा में अवसर तलाश लिया है। कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। हमारे पास उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए, गौरव का भाव होना चाहिए और हमें बड़ी मजबूती के साथ, गौरव के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। भारत ने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है जहां डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इस गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के 2 दिग्गज मुख्य अतिथि बन रहे हैं, जो भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हरी झंडी दे सकते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीम अपने इस दोहे के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि एक बार में किसी एक को साधिए, और अगर वो एक भी सधने को तैयार न हो तो क्या किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है। अब अमेरिका को किनारे रखकर यूरोप के 27 देशों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार गणतंत्र दिवस में यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेताओं को 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया है। एक तीर से 2 नहीं, 27 निशाने। ईयू के 27 देशों की लिस्ट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल है। इसमें कई ऐसे देश हैं जो खुद इस वक्त ट्रंप की धमकियां सह रहे हैं। ट्रंप लगातार उनके राष्ट्राध्यक्षों को खुले मंच से धमकाते दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाते और उनकी मिमिक्री करते दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के नाम पर ट्रंप सीधे सीधे अपने समकक्षों के खिलाफ धमकी और इससे कदम आगे बढ़कर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ मोदी जानते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अधर में लटकी हुई है। ट्रंप के मुद्दे, उनका स्टैंड और नजरिया हर दिन बदल जाते हैं। ऐसे में अपने सारे सिक्के एक ही गुल्लक में रखना ठीक नहीं है। यही वजह है कि मोदी अब अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप की तरफ देख रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर भारत की यूरोपियन यूनियन से लंबे समय से बातचीत चल रही है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत का दौरा किया, पीएम मोदी से मिले। दोनों देशों के बीच 20 बड़ी घोषणाएं हुई और 4 ऐतिहासिक डील्स साइन हुई। अब 26 जनवरी को भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया है। उर्सुला वॉन डेर लेन जहां यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं, तो वहीं एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। भारत ने यूरोप के साथ मेगा डील को लेकर एक प्लान बनाया है। अपने इस प्लान में भारत सरकार अब यूरोप को अलग अलग 27 देशों के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि भारत अब इन 27 देशों को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। ये सब कुछ ट्रंप की खींची हुई लकीर के कारण हुआ है। ट्रंप ने जो लकीर फिलहाल दुनिया में खींची है, वो घोर अराजक हवाओं को बहा रही है। यही वजह है कि जो देश पहले अमेरिका के पाले में रहकर उसकी भाषा बोलते थे, वो भी अब भारत के साथ खड़े दिखाई देने के लिए बेताब हैं। ट्रंप किसी भी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को आमादा है। डेनमार्क की मर्जी के बगैर ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना मालिकाना हक थोपना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा दी है। रूस और चीन का डर दिखाकर वो नेटो को भी पीछे हटने को कह रहे हैं, और यही वजह है कि अब नेटो देश भी एंटी ट्रंप हो गए हैं। इटली की पीएम मेलोनी की मैकडॉनल्ड बंद करने वाला बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए तंज भी है और चेतावनी भी। अमेरिकी टैरिफ ने भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील को जल्द अंजाम देने का भारी प्रेशर बना रखा है, लिहाजा समय अनुकूल है। दोनों को एक व्यापार समझौते की जरूरत है। अमेरिका अब दोनों के लिए भरोसेमंद सहयोगी नहीं है।
और ट्रंप के टैरिफ ने भारत और ईयू की कंपनियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। भारत के पहले से ही यूरोप की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस और जर्मनी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ऐसे में अगर भारत और ईयू के बीच एफटीए पर समझौता होता है तो ये कदम बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को लेकर भारत लंबे समय से बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों नेताओं की इस यात्रा के दौरान ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। अगर ऐसा ही हो जाता है तो ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा होगा। यूरोप के साथ ये मेगा एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खास महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत के पास यूरोप के 27 देशों के रूप में एक बड़ा बाजार होगा, जहां हम टैरिफ की चिंता किए बिना बेरोक-टोक आसानी से व्यापार कर सकेंगे। ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, वो इस कदम और इसके नतीजों को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। इसलिए तमाम बयानबाजियों के बावजूद वो भारत को अपने पाले में रखने के लिए पीएम मोदी और भारत की तारीफ करने से भी नहीं चूकते। भारत में नए नवेले अमेरिकी राजदूत भी सीधे वॉशिंगटन का संदेश लाकर मोदी को दे रहे हैं। ट्रंप को पता है कि इंडो पैसिफिक के पूरे क्षेत्र में भारत की कितनी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगातार पॉजिटिव ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत के साथ रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि पीछे पलटने का कोई रास्ता ही ना बचे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत पर 575% टैरिफ लगाने की फुल प्लानिंग भी कर ली है। अभी भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। भारत अगर रूस से व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है। चूंकि भारत और ईरान के बीच भी कारोबार है, ऐसे में भारत पर ट्रंप ईरान के साथ व्यापार को लेकर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। इस तरह भारत पर कुल 575% टैरिफ लग सकता है। भारत के लिए ईरान अहम ट्रेड पार्टनर है। 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। भारत ईरान को मुख्य रूप से चावल, चाय, चीनी, दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी निर्यात करता है यानी बेचता है। वहीं ईरान से भारत सूखे मेवे, केमिकल और कांच के प्रोडक्ट खरीदता है। अब देखना यह है कि भारत इस 575% टैरिफ से कैसे अपने आप को सेव करता है। लेकिन मुश्किल ट्रंप के लिए भी कम नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ की लीगैलिटी पर आने वाला फैसला लटका हुआ है। अगर जज उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो इससे ईरान के पार्टनर्स पर जल्दी ड्यूटी लगाने की उनकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।